नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारतीय किसान यूनियन के किसान गुट ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान किया है। किसान गुट के नेताओं ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के नेता पवन ठाकुर ने इस मुलाकात के बाद कहा कि कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें 6 अलग अलग मांगे रखी गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसपी पर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हमने अपना आंदोलन फिलहाल 1 महीने के लिए रोकने का फैसला किया है। अपनी मांगों पर विचार करने के लिए हमने सरकार को ये 1 महीने का समय दिया है। इस मुलाकात के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के किसान गुट ने नए कानूनों का समर्थन किया है। से वार्ता हुई है, उसमें हम संतुष्ट हैं। मंत्री जी ने कहा है एलसीडी तेरी भाई साहब फिर फ्रेम के अंदर हमसे वार्ता करें, हमें आकर के समस्या तो बताएं। बेवजह लड़ाई लड़ने का क्या मतलब है? आप लोग आंदोलन वापस आंदोलन हम अपना अभी मतलब उस तरीके से करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम करेंगे। हम लोग वापस अभी हम सब जगह हम अपने जितने भी जिलों में हमारा आंदोलन चल रहा था, उसके जिलों में उत्तराखंड में, तो उन जगह आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहां आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहां भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा संगठन है जिसने कि 1 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है, ऐसा क्यों है कि कृषि मंत्री लगातार इस तरह के संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर इन आंदोलनों में शामिल नहीं है, जो दिल्ली की बॉर्डर्स पर नहीं बैठे हुए हैं? तो दरअसल है क्या, ये 10 सूत्री सरकार की एक एक्शन प्लान बनाई गई है जो कि किसानों के आंदोलन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसान संगठन में जो मतभेद आए हैं उनको उजागर करने का लक्ष्य है। आंदोलन में घुसे माओवादी अलगाववादियों के बारे में प्रचार करने का फैसला किया गया है सरकार की ओर से और इसीलिए हमने देखा है कि कई वरिष्ठ मंत्रियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की है। कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बारे में बात कही है। किसान संगठनों में फूट डालना है, जो उनके मतभेद है उनको सामने लाकर दिखाना कि किस तरह से सारे किसान संगठन एक नहीं है और जो आंदोलन कर रहे हैं वो सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। किसानों से बातचीत की पेशकश लगातार सरकार अपनी ओर से कर रही है। नए कृषि कानूनों के समर्थन में जनमत तैयार करना, इसके लिए बीजेपी ने 700 से भी ज्यादा जिलों में किसान सभाएं, चौपाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। हरियाणा में सतलज यमुना नहर का मुद्दा उठाया गया है ताकि हरियाणा के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भावनात्मक रूप से अपने साथ लाया जा सके और पंजाब के किसानों से उनका एक मतभेद हो सके। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान जल्द करने की भी बात है ताकि इस आंदोलन से ध्यान हटकर नेताओं का ध्यान चुनाव पर चला जाए। नौकरियों के लिए भर्ती का ऐलान ताकि जो युवा इस आंदोलन में जुड़े हैं वो नौकरियों के लिए बात करने लगें। बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको कहा गया है कि वो कृषि कानूनों के बारे में लोगों को बताएं, खासतौर से किसानों को बताएं और अपने अपने राज्यों में इस आंदोलन को ना फैलने दें, ये पूरी कोशिश करें। विपक्षी दलों की भूमिका को उजागर करना, आपने कुछ देर पहले पीएम को सुना होगा जिन्होंने कहा है कि किस तरह से विपक्षी दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तो ये सारा 10 सूत्री सरकार का एक्शन प्लान है जो किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है और अक्षरशः इसी पर अमल किया जा रहा है। किसानों के बाद हम बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा को लेकर, जिसे लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी और उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी इस किताब को लेकर आमने सामने आ गए हैं। रूपा पब्लिकेशन से आ रही इस किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के कुछ हिस्से मीडिया में आए तो बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस पर एतराज किया। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके कहा कि प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स की रिलीज से पहले वे उसे देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लिखित अनुमति के बिना कुछ मीडिया मंचों पर इरादतन इसके कुछ हिस्से लाए जा रहे हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद उनकी बहन और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी बोली, कोई रुकावट न डालें,
पिता ने बीमार होने से पहले पांडुलिपि पूरी कर ली थी। किसी को भी सस्ते प्रचार के लिए इन संस्मरणों को छपने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यही नहीं भाई, किताब का नाम द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है, ना कि द प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, बहुत ही दिलचस्प ये लड़ाई हो गई है भाई बहन के बीच में, तो ये क्या है इसके पीछे कहानी? क्या ये है कि अभिजीत जो है वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो ताकि जो उनका राजनीतिक कैरियर है कांग्रेस पार्टी में उस पर असर पड़े? लेकिन यही बात तो शर्मिष्ठा पर भी लागू होती, वो भी तो कांग्रेस पार्टी में है। तो क्या उन्हें चिंता नहीं है शर्मिष्ठा को कि इस तरह की बात से जो है उनका कैरियर पर असर पड़ सकता है? क्योंकि जो थोड़े बहुत लीक हुए हैं इससे, उसमें एक बात जरूर सामने आई थी कि 2014 की जो यूपीए की हार थी उसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जिम्मेदार थे। ये बात प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। जी हाँ, जो भी चीज़ें छन के आ रही है इस किताब के बारे में, उसमें ये जरूर बात है कि जो 2014 की हार थी उसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नाम का जिक्र है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है, यदि उन चीज़ों में सच्चाई है जो छप रही है, कि यदि कई नेता प्रणब मुखर्जी को ये कहते थे कि यदि आपके हाथ में बागडोर होती तो स्थिति कुछ और होती। बहरहाल किताब जब आएगी तब होगा, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं काफ़ी दिलचस्प जो है चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई बहन किस तरह से उलझ गए हैं इस किताब को लेकर के। हालांकि इस किताब की जो शीर्षक जो है वो प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स नहीं है, प्रेसिडेंशियल ईयर्स है, जो कि उन्होंने जो वहाँ पर बिताए हैं राष्ट्रपति भवन में उसको लेकर के। और उसके बाद देखिए, जहाँ तक अब जो है ये लड़ाई है विरासत की। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि जब लोकसभा की सीट जहां से प्रणब दा जीते थे वहां पर जब टिकट देने की बात हुई थी तो उन्होंने अभिजीत को चुना था, और शर्मिष्ठा जो है वो दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। अभिजीत एक बार जो है सांसद रह चुके हैं। हालांकि उसके बारे में भी कहा गया कि प्रणब दा ने ममता बनर्जी से बात की थी अभिजीत को जितवाने के लिए, लेकिन ये विरासत की ही लड़ाई है। और यही वजह है कि अभिजीत चाहते हैं कि ये चीजें पब्लिक में ना आए, लेकिन शर्मिष्ठा कुछ अलग सोचती हैं। और एक चीज को लेकर के जो ज्यादा दिक्कत बहुत लोगों को आ रही है कि अभिजीत ने लिखा है कि मैं बेटा होने के नाते जो है ये पब्लिशर को कहता हूं कि ये चीज हमें दिखाई जाए। इसको लेकर के भी आने वाले दिनों में देखिएगा जरूर कुछ न कुछ विवाद होगा। निश्चित तौर पर तो विवाद जो है इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आने वाले दिनों में विवाद होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कोरोना के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं। कर्नाटक विधान परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और तो और उपसभापति को खींचकर कुर्सी से नीचे उतार दिया गया। यह सब एक दिन के विशेष सत्र में हुआ। सरकार को गौ रक्षा कानून पास करवाना था और सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था। अब येडियुरप्पा सरकार ने सभापति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के विशेष सत्र की पहली तस्वीर। जेडीएस खेमे से उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे भोजे गौड़ा को जबरन खींचकर कांग्रेस विधायकों ने कुर्सी से हटाया। फिर चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को कुर्सी तक पहुंचाया, जिन्होंने फौरन सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। Chairman has not yet come to the house. विधान परिषद के अध्यक्ष के आने से पहले ही उपाध्यक्ष बगैर उनकी इजाजत के उनकी कुर्सी पर बैठ गए। क्या यह सही है? क्या यह संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं है? Legislative Council rules and procedure. विधान परिषद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर सरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनके पद से हटाना और गो हत्या निषेध बिल पास करवाना चाहती थी। बीजेपी और जेडीएस एक साथ आ खड़े हुए तो कांग्रेस का बहुमत सदन में खत्म हो गया। मौजूदा अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी को मालूम था कि जेडीएस और बीजेपी साथ में मिलकर उन्हें हटा देंगे। ऐसे में उन्होंने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।
हमने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ऐसे में नैतिक आधार पर उन्हें चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं, इसलिए हमने उपाध्यक्ष को बैठाया। अब हम कांग्रेस से आग्रह करते हैं कि वो अध्यक्ष से इस्तीफा लें। हमने राज्यपाल से मुलाकात की और आग्रह किया कि अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें फौरन नोटिस भेजें। बीजेपी और परिषद के मौजूदा अध्यक्ष प्रताप चंद्र शेट्टी के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर वो काम में रुकावट डालते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। अधीर रंजन ने सत्र बुलाने की मांग की थी। इसमें जोशी जी की ओर से कहा गया है कि सभी दलों से चर्चा के बाद ही फैसला होगा। कोरोना के कारण यह सत्र नहीं बुलाया जाएगा। वैसे जनवरी में ही इस बार बजट सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो अमूमन फरवरी में होता है। अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि सत्र बुलाया जाए ताकि किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो और कानून में संशोधन हो सके। सरकार के इस फैसले पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार किसान आंदोलन को लेकर उठ रहे सवालों में फंस गई है। सरकार नहीं चाहती कि संसद में किसानों की मांगों पर चर्चा हो। श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं बोलना चाहता हूं, किससे बात हुआ, आपसे बात हुआ नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। तो हमने तो आपसे बात की है, कहां किया है, कब किया है और कितने अपोजिशन लीडर से बात किया है, ये सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री के नाते से बोलने का डिसेंसी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मैं लिस्ट बता सकता हूं मैं बातचीत किससे हुआ है। जहां तक बजट सेशन का सवाल है, बजट सेशन पूरा चलेगा। हमारा इच्छा है, सरकार का इच्छा है कि सुचारू रूप से पूरा जो रेगुलर बजट सेशन हम हर साल चलाते हैं वो पूरा चलाना चाहिए। ये तो हमारा इच्छा भी है और उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।